नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद मित्रों। आपको याद होगा हमने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें आपसे ये कहा था कि बिना दीवानी न्यायालय में गए हुए भी ट्रिब्यूनल को यह अधिकार है कि वह बैनामे को शून्य घोषित कर सकती है और एक लंबा जो मुकदमा चलता है दीवानी का उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। अब आज हम इस एपिसोड में आपसे यह चर्चा करेंगे कि हमें ट्रिब्यूनल के सामने जो आवेदन देना है वह किस प्रारूप में होगा। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यह प्रारूप फॉर्म ए कहलाता है जो उत्तर प्रदेश सीनियर सिटीजनशिप रूल्स 2014 के अनुसार है। ये मात्र उन्हीं मामलों में लागू होगा जिनमें डीड का एग्जीक्यूशन सीनियर सिटीजन ने किया है। लीगल प्रोविजंस पर चर्चा हम इसके पूर्व के 2 वीडियोस में कर चुके हैं, इसलिए आज हम सिर्फ प्रक्रिया की बात करेंगे कि किस ढंग से हमें एप्लीकेशन देना है। यह आप देख रहे हैं, आपके सामने ये फॉर्म ए है, इसी में आपको ट्रिब्यूनल के समक्ष आवेदन करना है। यहां से आपका काम शुरू होता है जहां पर आपको लिखना है इन द ट्रिब्यूनल फॉर मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स। अब ब्रांच का मतलब क्या है? ब्रांच का मतलब यह है कि जहां की जुरिडिक्शन में आप फाइल करने जा रहे हैं वहां की ब्रांच शाखा क्या है, जिले का कौन सा सब डिवीजन है, यहां पर वो लिखना है और स्टेट कौन सा है वो आपको लिखना है। अब इसके नीचे आप देख रहे हैं ये जो एप्लीकेंट लिखा हुआ है, एप्लीकेंट पर दोनों आ सकते हैं, यानी पति और पत्नी भी। यहां पर आपको जो लिखना है नाम लिखना है। अब इसके बाद किसके विरोध में आप एप्लीकेशन दे रहे हैं। अब इसके बाद आएंगे हम डिटेल्स ऑफ द एप्लीकेशंस। अब यहां पर हमको जो पर्टिकुलर्स लिखने हैं एप्लीकेंट के ऊपर, तो हमने बताया क्या लिखना है, नेम ऑफ द एप्लीकेंट। यहां पर नेम लिखना है, फादर या हस्बैंड नेम, अगर महिला है तो हस्बैंड का नाम और अगर पुरुष है तो उसके पिता का नाम, कंप्लीट एड्रेस। और जैसा मैंने बताया था कि संपूर्ण करेस्पॉन्डेंस एड्रेस, पोस्ट के जरिए चिट्ठी वहां पहुंच सके ऐसा आपको लिखना है। रेस्पोंडेंट का नाम, यानी जो विपक्षी पार्टी है उनका नाम लिखना है। नेम ऑफ द रेस्पोंडेंट, विपक्षी का नाम लिखना है, पूरा उनका पता लिखना है और फुल एड्रेस लिखना है। हमने आपसे इसलिए इस बात को कहा चूंकि जुरिडिक्शन आप जहां रहते हैं, जहां रह चुके हैं या जहां पे रह रहे हैं वहां पर आप इसको फाइल कर सकते हैं, तो आपको जो रिस्पोंडेंट है वो जहां रहते हैं उनका पता आपको लिखना पड़ेगा। अब जो मुख्य बात आती है जुरिडिक्शन, चूंकि हमने आपसे बताया जुरिडिक्शन प्रत्येक ट्रिब्यूनल का होता है और जुरिडिक्शन के बारे में हमने पहले ही चर्चा किया हुआ इसके पिछले एपिसोड में, इसलिए वहां पर हम टाइम जाया नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। जुरिडिक्शन के बाद अब हमको आना है फैक्ट्स ऑफ द मैटर, यानी मामले के तथ्य क्या हैं। मामले के तथ्य क्या है मतलब कि कैसे कैसे मामला ओरिजिनेट हुआ है, यानी वो आए, उन्होंने आपको फुसलाया, बहकाया, आपको आश्वस्त किया कि हम आपकी सेवा करेंगे, देखभाल करेंगे, दवा इलाज कराएंगे, पूरी की पूरी देखभाल करेंगे, और आपने जाके वहां बैनामा किया। अब वहां पर आपको यह भी लिखना पड़ेगा बैनामे में हमने कोई प्रतिफल नहीं लिया है, और निश्चित रूप से ऐसे मामलों में प्रतिफल लेता भी नहीं है। लिखने के लिए भले आ जाए लेकिन कोई लेता नहीं है। आपको यह भी लिखना पड़ेगा कि इस बैनामे में अनड्यू इन्फ्लुएंस का प्रयोग हुआ है, अनुचित प्रभाव के साथ साथ उन्होंने यूं कह सकते हैं कि हम पर इस तरह का इंप्लाइड उत्पीड़न का प्रयोग किया है कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो कोई आपका जो अंतिम संस्कार है वो नहीं करने वाला मिलेगा, अंतिम समय पानी देने वाला नहीं मिलेगा, आदि जो भी जो सही फैक्ट है वो आपको यहां पर लिखने चाहिए। और डिटेल भी आपको लिखना चाहिए कि किस तरह से आए थे, कब आए थे, किस तारीख को आए थे, किसके साथ आए थे, और आप जब तहसील गए थे तो आपके साथ क्या क्या हुआ, रजिस्ट्रार ने आपको पढ़ के सुनाया कि नहीं सुनाया, आपका बयान रिकॉर्ड किया कि नहीं रिकॉर्ड किया, और
क्योंकि ज्यादातर आप देख रहे हैं आजकल रजिस्ट्रार के सामने भी जा करके ऐसे अनुचित दबाव में लोग गलत सलत बयान दे देते हैं। तो ऐसी दशा में आपको वो बातें ही कहनी है जो आप ट्रिब्यूनल के समक्ष सिद्ध कर सकते हैं, नर्गल बातें नहीं करनी है। तो फैक्ट में आप ये सारी बातें देंगे। तो इस तरह से बहुत सारी बातें जो जो आपके संज्ञान में है, सही सही तथ्य हैं, उनको यहां पर लिखना चाहिए। और इन्हीं तथ्यों के आधार पर, जैसा मैंने अभी कुछ देर पहले चर्चा किया था कि आपको लीफ यानी आपको उपशम क्या चाहिए, ट्रिब्यूनल आपको कैसे लाभ दे सकता है, यह भी आपको अब लिखना पड़ेगा। और वो है पॉइंट नंबर 5, गुजारा भत्ता दिया जाए। जब आप गुजारे भत्ते की मांग कर रहे हो तो यह भी देखेंगे कि अगले की कैपेसिटी उतनी है क्या, यानी अगला आपको उतना गुजारा भत्ता दे सकता है क्या, उसकी अर्निंग इतनी है क्या, यह भी आप देखेंगे। और अगर उसकी अर्निंग इतनी नहीं है तो आपको यहां पर यह मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रॉपर्टी उन्होंने बेनामे से हमसे लिखवाया हुआ है उसमें इस तरह की फसल हुआ करके, इस तरह की अमुक अमुक तरह की गतिविधि करके वह इतना रुपया, अमुक रुपया, इतना 1000 रुपया जो भी है वो कमा रहे हैं और हमको नहीं दे रहे हैं, चूंकि बेनामा लिखवाया हुआ उन्होंने। और फिर मैंने आपसे कहा कि मौखिक रूप से आप लाख कुछ कह दीजिए, अगर आपकी प्लीडिंग में, आपकी कंप्लेंट में वो बात नहीं रहेगी तो आपको वो लाभ नहीं मिलेंगे, ट्रिब्यूनल आपको लाभ ग्रांट नहीं दे पाएगा, रिलीफ ग्रांट नहीं कर पाएगा। इसीलिए यहां भी आपको एक उपशम के लिए देना पड़ेगा, एक प्रेयर के लिए देना पड़ेगा कि जो बैनामा आपने उनको किया है, जो डीड आपने उनको एग्जीक्यूट किया है, उसको वाइड डिक्लेयर किया जाए और इनइफेक्टिव किया जाए, उसको निष्प्रभावी किया जाए। इस बैनामे से किसी भी तरह के हक हकूक जो प्रतिवादी हैं उनको नहीं उत्पन्न होगा, इस आशय का एक उपशम आपको याचना करना है। साथ ही यह भी आपको उपशम याचना करनी चाहिए कि वह आपके कब्जे दखल में किसी भी तरह से मदाखलत नहीं करें, किसी भी तरह से इंटरफेरेंस नहीं करें, किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं करें, वो चाहे आपके घर का मामला हो या खेत का। आपके वहां अपने खेत तक या अपने घर तक या जैसा भी आपकी दिनचर्या है उसमें किसी तरह की बाधा उत्पन्न ना करें, आपके साथ मारपीट भी ना करें, आपका उत्पीड़न ना करें और किसी भी तरह से आपके मानवाधिकारों का जो एक लाइफ डिग्निटी होता है उसमें खलल डाल सके। यानी किसी भी तरह से आपको प्रताड़ित ना करें, फोन भी ना करें, आपसे बात भी ना करें, यहां तक कि उपशम आप मांग सकते हैं। यह भी कहना चाहिए चूंकि पिटीशन आ गई है, हालांकि जब हम पिटीशन ला देते हैं, कंप्लेंट ला देते हैं, तो इस बीच अगर कोई भी व्यक्ति उस बैनामे के आधार पर अंतरण करता है या उस प्रॉपर्टी को एलिनेट करता है या किसी भी तरह से उसको मॉर्गेज करता है, तो इसके लिए भी आपको उपशम मांगना चाहिए कि दौरान लंबित रहने बाद या ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ दिस कंप्लेंट रेस्पोंडेंट बी ऑर्डर्ड नॉट टू एलिनेट, नॉट टू सेल द प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन। वरना होता क्या है कि लोग दौरान मुकदमा प्रॉपर्टी बेच देते हैं और फिर वो दूसरा व्यक्ति जो आता है फिर वो पक्षकार बनने के लिए प्रेयर करता है और फिर इससे मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट बढ़ता है। हालांकि अगर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें तो दौरान मुकदमा अगर कोई प्रॉपर्टी बेचता है व्यक्ति और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के प्रकाश में तो लीज पेंडेंस का प्रिंसिपल लागू होता है और यह जो भी निर्णय ट्रिब्यूनल करेगी वह जिसको भी रेस्पोंडेंट बेचते हैं, प्रतिवादी गण जिसको भी बेचते हैं, रिसेल करते हैं, सेल करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो यह निर्णय उस पर भी उसी तरह प्रभावी होगा जैसे रेस्पोंडेंट पर। भले ही वह व्यक्ति जिसके पक्ष में बैनामा हुआ रेस्पोंडेंट के द्वारा इस प्रक्रिया में, इस वाद में वो पक्षकार रहा हो या ना रहा हो, तो हमको उपशम में यह भी करना चाहिए। और अगर ट्रांसफर चाहते हैं आप, मान लीजिए अभी यहां पे दिक्कत हो रही है या पता लगा कि आपकी जान को खतरा उत्पन्न हो रहा है जहां आपने ये पिटीशन फाइल किया हुआ है, या कोई और कारण है जो आपको असुविधा उत्पन्न कर रही है कि आप यहां कोर्ट में नहीं पहुंच सकते, तो ट्रांसफर भी आप मांग सकते हैं कि हमारी यह कंप्लेंट, यह जो हमारी एप्लीकेशन है इसको अमुक ट्रिब्यूनल के समक्ष जिसका जुरिडिक्शन फला फला है, अमुक अमुक है। जैसे मान लीजिए कि आप अयोध्या की जो सदर तहसील है
वहां के सब डिवीजन में फाइल कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि नहीं, अभी अयोध्या से हट करके सब डिवीजन बना हुआ है मिल्कीपुर का, वहां पर इसको अंतरित किया जाए, तो आप ऐसा उल्लेख यहां कर सकते हैं। अब आप इंटरिम रिलीफ में भी ये मांग सकते हैं कारण देते हुए कि हमारे आसपास कोई नहीं है, हम अक्षम हो चुके हैं, अशक्त हो चुके हैं, हम कमाते नहीं हैं, हमारी सारी प्रॉपर्टी पर अमुक व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है, हमको प्रतिमाह इतना अमुक रुपया गुजारा भत्ता के रूप में दें, भरण पोषण के रूप में दें, ये भी मांग कर सकते हैं। प्रॉपर्टी में एंट्री ना करें, ट्रेसपास नहीं करें, रीसेल ना करें, सेल आउट ना करें, इंटरिम रिलीफ के रूप में आप ये सब मांग सकते हैं। आपको प्रताड़ित ना करें, मोबाइल से आपसे बात ना करें, आपको डराएं धमकाएं नहीं, आपकी दवा का खर्चा दें, आपके वस्त्र का खर्चा दें, आप अगर कहीं आना जाना हो तो उसके वाहन की व्यवस्था दें, और अगर आप किराए पर रहे उसकी किराए की व्यवस्था वो करें। इस तरह से जितनी भी इंटरिम रिलीफ आपके जीवन की आवश्यकताओं के संबंध में हो सकती हैं उसको आपको मांगना चाहिए। वो चाहे बिजली का बिल हो, चाहे जल का टैक्स हो, चाहे वाटर टैक्स हो, चाहे हाउस टैक्स हो, या किसी अन्य प्रकार का टैक्स हो, उसके बारे में भी इंटरिम रिलीफ मांग सकते हैं कि जो रिस्पोंडेंट है वह इसको निरंतर जमा करे। कारण भी दर्शाने पड़ेंगे। कारण मतलब ये, जैसा मैंने भी कहा, हम अशक्त हो गए हैं, वृद्ध हो गए हैं, सीनियर सिटीजन हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सारे कारण ही हुए। आप बीमार रहते हैं, आपको दवा के लिए अमुक धन राशि चाहिए, तो उसके लिए आपका जो दवा का पर्चा होगा, जहां से दवा चल रही होगी, पर्चा भी आपको लगाना पड़ेगा, रीजन जस्टिफाइड होना चाहिए। तो ये सारा आप करते हुए इसके साथ अटैच करेंगे डॉक्यूमेंट्स, और फिर इसके बाद आपको इंटरिम रिलीफ कोर्ट, अब जो ट्रिब्यूनल है, विधि अनुसार ग्रांट कर सकती है। अल्टरनेटिव रेमेडी आप एग्जॉस्ट कर चुके होते हो, तभी आप ट्रिब्यूनल में आते हो। तो यहां पर आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि हमने ट्रिब्यूनल में आने के पूर्व समस्त वैकल्पिक उपचारों का दोहन कर लिया है और वहां से हमको जो रिलीफ नहीं मिली, तब हम ट्रिब्यूनल में आए हैं। अब उसमें आप डिटेल भी कर सकते हैं और संक्षिप्त में भी एक लाइन ये कह सकते हैं। डिटेल की बात हमें लगता है कि ज्यादा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर कंप्लेंट लंबी हो जाएगी। आप मोर ऊपर ये एलेबोरेट कर सकते हैं कि हमने समाज के लोगों के संभ्रांत व्यक्तियों के समक्ष यह प्रस्ताव रखा, पंचायत भी हुई, थाने भी गया, और अन्य जितने भी उपलब्ध उपचार थे उनको हमने अपनाया, लेकिन सब कुछ फेल हो गया, कोई रिलीफ नहीं मिली। तब हमें मजबूर होकर के इस ट्रिब्यूनल के समक्ष यह परिवाद लाना पड़ा है। अगर किसी भी न्यायालय में इस ट्रिब्यूनल में कंप्लेंट फाइल करने के पूर्व कोई मुकदमा चल रहा है, यानी आपने पता लगा कि बेनामा कैंसलेशन भी दीवानी में दायर कर दिया है, या इसी के संदर्भ में कहीं और आपने चोराजोई कर रखी है, तो या हाई कोर्ट में आपने कोई इसके संदर्भ में मुकदमा फाइल कर रखा है, तो आप जानते हैं सिविल प्रोसीजर कोड का यह प्रोविजन है कि जो बाद में मुकदमा दायर होगा वह स्टे कर जाएगा, वह नहीं चलेगा। तो यहां पर हमें इंश्योर कर लेना चाहिए कि नो सूट हैज बीन फाइल्ड earlier to this complaint before any competent court having jurisdiction over the matter to decide the issue within the territory of India। यानी भारतवर्ष में कहीं भी हमने विधि के अनुसार स्थापित न्यायालय, ट्रिब्यूनल या फोरम में इसके संदर्भ में कोई भी मुकदमा नहीं डाला हुआ है, लंबित नहीं है हमारी जानकारी में। ऐसा डिक्लेरेशन आपको यहां पर देना पड़ेगा, और इस तरह से ये जो व्यवस्था है यह पैरा 8 करती है। इस तरह से डिक्लेरेशन आपको करना है, और फिर अंत में आपको जो इसका पैरा 9 है उसमें डिटेल ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे। डिटेल ऑफ डॉक्यूमेंट्स में क्या होगा, अगर बेनामा कर दिया है तो उसकी कॉपी लगानी पड़ेगी, अगर बेनामा नहीं किया है, सिर्फ मेंटेनेंस की बात है, तो आपको पूरा डिटेल देना पड़ेगा, अपनी एज सर्टिफिकेट देनी पड़ेगी, अपना आधार देना पड़ेगा, खतौनी की कॉपी लगानी पड़ेगी, और परिवार रजिस्टर की कॉपी भी, कुटुंब रजिस्टर की कॉपी, फैमिली रजिस्टर की कॉपी लगा देंगे, हाउस टैक्स की रसीद लगा सकते हैं आप, वाटर टैक्स की रसीद लगा सकते हैं अगर एप्लीकेबल है तो ये सारा आपको जितने भी डॉक्यूमेंट लगाने हैं
वो डॉक्यूमेंट यहां पर आप लगा सकते हैं। वो चाहे मेडिकल की स्लिप्स हो, मेडिकल की रिसीट्स हो, दवाओं के प्रिस्क्रिप्शन हो, वो सारे यहां पर हमको लगाने चाहिए, सो दैट कि ट्रिब्यूनल को कंक्लूजन तक पहुंचने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि हम जो भी कहते हैं कंप्लेंट में, वो जस्टिफाइड होना चाहिए और सपोर्टेड विद एविडेंस होना चाहिए। एफिडेविट तो हम देते ही हैं, लेकिन अगर उसका काउंटर आ गया तब दिक्कत होगी। इसलिए उस एफिडेविट के साथ और इस कंप्लेंट के साथ सपोर्ट करते हुए हमको डॉक्यूमेंट्स भी अपने अटैच करने चाहिए। और फिर अंत में जिस तरह से दावे में हम वेरिफिकेशन करते हैं, सत्यापन करते हैं, अपना नाम लिखते हुए, स्त्री हैं तो अपने पति का नाम लिखिए, अन्यथा अपने पिता का नाम लिखिए, उनका डिटेल देते हुए, अपनी उम्र लिखते हुए, पूरा पता लिखते हुए वेरीफाई करना होता है कि जो उपरोक्त पैरा या एबव मेंशन्ड पैरा 1 to 9 आपने कंप्लेंट में दिए हैं, दे आर ट्रू टू माई पर्सनल नॉलेज, यानी मेरे व्यक्तिगत जानकारी के हिसाब से सत्य हैं और इसमें कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है अथवा झूठ नहीं है। अपनी दस्तखत भी आप करेंगे, स्थान का नाम डालेंगे और डेट डालेंगे और इसकी कॉपी प्रिजाइडिंग ऑफिसर को भी करेंगे। इसकी रिसीविंग वो आपको देते हैं। हालांकि यह तो फॉर्मेट है उत्तर प्रदेश का, परंतु मुझे लगता है यह एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है और इसको ऑल ओवर इंडिया, भारतवर्ष में कहीं भी आपके ट्रिब्यूनल के समक्ष इसका उपयोग कर सकते हैं जिस भी क्षेत्राधिकारिता में आप आते हैं। हमें लगता है कि यदि आप इस तरह से अपनी कंप्लेंट को ड्राफ्ट करेंगे तो निश्चित रूप से आपको याचित उपशम अवश्य मिलेंगे और आपके चेहरे पर वो मुस्कान जरूर खिलेगी जिसकी आपको जरूरत है, जिसकी आपको अपेक्षा है, जिसका आपको इंतजार है। आज की बात यहीं तक कि सीनियर सिटीजनशिप एक्ट के तहत जो यहां अयोध्या जनपद में समिति बनी हुई है उसका सदस्य भी हूं, इसलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है कि यह मैं सबको सर्कुलेट करूं, सबको जागरूक करूं। मुझे लगता है इससे आपकी जानकारी अवश्य बढ़ी होगी, परंतु इस जानकारी को अपने तक ही नहीं रखें और लोगों तक ही पहुंचाएं। कृपया शेयर करें इस वीडियो को, लाइक करें और कमेंट भी करें। और अगर कोई क्वेरी है तो अवश्य कमेंट बॉक्स में आकर के हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यथा योग्य मैं प्रयास करूंगा कि आपकी समस्या का समाधान कर सकूं, अपने को धन्य समझूंगा आपकी सेवा करके। लेकिन चलते चलते एक निवेदन अवश्य रहेगा, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है किन्हीं कारणों से, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें नोटिफिकेशन के साथ, ताकि जो इस तरह से हम इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने लाते हैं उसकी सूचना आपको तुरंत मिल सके और आप उससे लाभान्वित हो सकें। समाज में जो जागरूकता के कैंपेन अपने लोगों ने चलाया है वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।